हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके सीएपीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। अच्छा, तो ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने देखा है यूपीएससी ने लास्ट 3 या 4 साल से आप देखोगे जो आपके जो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी की जो एक थीम है पेपर 2 के अंदर मैंशनड है, उसमें आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले कौन से क्वेश्चन आते थे आपसे? सिंपली दे यूज टू आस्क अबाउट टेररिज्म, द पावर फ्लोज ओनली थ्रू द बैरल ऑफ द गन, नक्सलिज्म टाइप, ऐसे क्वेश्चन आते थे। बट अब एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक आपसे पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो नक्सलिज्म की होगी, चाहे वो टेररिज्म की होगी, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइज क्राइम की होगी, इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे अप्लाई करोगे, ये जो अभी रिसेंट टॉपिक आपको मिल रहे हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द चैलेंज। तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी जो थीम है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक मिलेंगे, इसलिए आपको ये प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन या फिर आपका जो स्टाइल है प्रिपरेशन का, या वो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना और उसको अप्लाई नहीं करना, ये आपकी स्ट्रेटजी है, तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते पेपर 2 के अंदर। अगर आपको 100 प्लस स्कोर करना है, 105 प्लस आपको स्कोर करना है, तो यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको इस तरह के एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिवनेस फील आती है, ऐसे कोई कैंडिडेट या फिर ऐसा कोई ग्रुप आपको मिल जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डिस्कस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे 2022 के अंदर आपका जो टॉपिक आया था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। नो वेयर इट इज़ रिटन कि ये क्वेश्चन आपका टेररिज्म के ऊपर है, आपका ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर है, नक्सलिज्म के ऊपर है, या फिर साइबर सिक्योरिटी पे आप बहुत सारी, साइबर क्राइम पे आप बहुत सारा प्रिपरेशन की होगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आई थिंक बॉर्डर मैनेजमेंट, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं कि इंडिया की अगर हिस्ट्री ट्रेस करेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कौन कौन से मेजर वॉर इंडिया ने फेस किए हैं और उनको कैसे टैकल किया है, तो उस पर यह क्वेश्चन है। तो इस पर आपका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम देखते हैं 2021 में क्वेश्चन था, इन्फिल्ट्रेटर्स आर अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। नोवेयर इट इज मेंशन्ड के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या टेररिस्ट हैं, ठीक है। तो टेररिस्ट वाला इसमें कोई स्कोप नहीं है। टेररिज्म क्या वो यहाँ पे इंडिया में आके कोई टेररिस्ट एक्ट या फिर कोई टेररिस्ट एक्ट कैरिड आउट कर रहे हैं, नहीं मेंशन्ड है। तो ये आपकी ओन विजुअलाइजेशन होगी, आपका खुद कॉन्सेप्ट होगा, आप कैसे अप्लाई करोगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद देखिए आप, एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अगेन एमर्जिंग थ्रेट कुछ भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल थ्रेट्स। द कन्वेंशनल थ्रेट्स लाइक your terrorism, Naxalism, okay, insurgency, these are your conventional threats. And the emerging threats could be like your cyber security, और आपके क्या हो सकते हैं, ड्रोन्स, राइट, इस तरह के बायो वारफेयर पे आप बात कर सकते हो। दीज आर द एमर्जिंग थ्रेट्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट, द थर्ड क्वेश्चन इज, securing India's international borders is a challenging exercise for the Indian armed forces. It is also an important topic. How? Because it's a topic of first of all a border management. कहीं पे इसमें nowhere it is written it's a question of your border management. It is your own thinking, your own visualization, your own wisdom कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन सीधा साधा है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर है, बट थोड़ा सा घुमा के इसको कान पकड़ा गया है, ठीक है। तो यू नीड टू डेवलप अ हैबिट, और इस तरह की आपको एक कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिटवीन द लाइन्स, ओके। ओके, लेट्स बिगिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एवोल्यूशन कैसे हुआ सिंस इंडिपेंडेंस, उनका एवोल्यूशन क्या हुआ, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने देखे हैं, 1947 वॉर, 62 वॉर, 71 वॉर, 99 वॉर, ड्यूरिंग द रिसेंट skirmishes विद चाइना इन 2017 इन ढोकलान, एंड 2020 इन द गलवान वैली इंसिडेंट, राइट। उससे पहले पाकिस्तान के साथ हम देखेंगे 2016 यूरी अटैक, एंड 2019 देयर वाज अ attack carried out by, or the retaliation carried out by the Indian Air Force, that is Balakot air strike, okay, after the Pulwama attack. तो ये हिस्ट्री हमें ट्रेस करनी है। अगर ये हिस्ट्री हमने अच्छे से ट्रेस कर ली तो आपको पूरा क्लियर हो सकता है, ठीक है। चीज़ें आपके सामने होंगी, फ्रेमवर्क आपके सामने होगा हर एक चीज़ कि कैसे टॉपिक को अप्रोच करना है,
कौन सा इंसिडेंट आपको कब डालना होगा, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए एटलीस्ट जब आप CAPF पेपर 2 के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहला हम देखेंगे कि फेज़ 1 के अंदर विल स्टडी इन फेज़ वाइज। फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 4 रिसेंट होगा। फेज़ 1 देखते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दिस वाज द फेज़ 1। और इसमें हम देखेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस हुआ क्या, कौन कौन सी हमारे सामने मेजर चैलेंजेस थे। चैलेंजेस ये थे कि जो पाकिस्तान ने किस पे अटैक कर दिया था, कश्मीर पे, ठीक है। इंडिया वांट द कश्मीर शुड असीड और शुड साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, देयर आफ्टर इंडिया विल सेंड इट्स फोर्सेस। ओके, लेकिन इसमें काफ़ी देरी कर दी कश्मीर ने। आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो वहाँ पे प्रोविंस था और जो वहाँ पे उस टाइम पे उसके किंग थे, बहुत देरी कर दी। उस टाइम उन्होंने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी एडवांस ले लिया था उस टाइम पे, और फिर उन्होंने जब 26 अक्टूबर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जब साइन किया, तब इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया, ठीक है। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमारे जो काफ़ी आप देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इफ़ आई वुड से कि वी वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ पे फिर यूनाइटेड नेशन ने सीज़ फायर वहाँ पे लगवा दिया, एंड देन देयर इज़ अ बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाता है आफ्टर द सीज़ फायर। ओके, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कुछ पाकिस्तान POK पाकिस्तान के पास चला जाता है, बाकी जो कश्मीर है वो इंडिया के पास आ जाता है, राइट। तो दिस वाज अ चैलेंज। आफ्टर दैट 1962 में क्या होता है, इंडिया चाइना वॉर। 1962 में मेजर प्रॉब्लम क्या होती है 1962 वॉर के अंदर, एक तो वी वर ओनली आइडियलिस्टिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमारी पॉलिटिक्स थी वो आइडियलिस्टिक थी, रियलिस्टिक नहीं थी। उनको ये लगता था कि हिंदू चीनी भाई भाई इस तरह से, तो दैट वाज ओके एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट हमने फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पे काम नहीं किया, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स पे हमने काम नहीं किया। और अब देखोगे 42 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद कुछ ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं हमारी डॉक्ट्रिन के अंदर, हमारी मॉडर्नाइजेशन के अंदर, फोर्सेस में वही डॉक्ट्रिन पुरानी आउटडेटेड उस पर ही हम चल रहे थे। तो 1962 वॉर एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। ओके, तो इसमें हम देखेंगे जैसे ड्यूरिंग द गलवान वैली इंसिडेंट जब हो रहा था, गलवान वैली इंसिडेंट में, तो इंडिया आल्सो सेड दैट इंडिया ऑफ 1962 इज इंडिया ऑफ नाउ इज़ नॉट द 1962। इस तरह की हमने वहाँ पे वी पर्टिकुलरली सेंड द सिग्नल टू द चाइनीज़ कि इंडिया अब कैन नॉट बी योर पंचिंग बैग, इंडिया विल रिटेलिएट, इंडिया इज़ रेडी टू टेक द पनिशमेंट एंड रेडी टू गिव द पनिशमेंट आल्सो। ओके, तो ये हमारा जो एग्रेसिव स्टांस था, शायद इसी वजह से चाइना बैक डाउन इन द फ्रॉम द गलवान वैली इंसिडेंट। ओके, तो 62 वॉर में और क्या रीजंस थे और रीजंस क्या थे और फैक्ट क्या थे 62 वॉर में। आप देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान, आप देखोगे जो हमारी आर्मीज़ थी उनका भी डिवीज़न हुआ था, नो डाउट। तो उस टाइम पे काफ़ी जो यंग ऑफिसर्स थे उनको बहुत ही ऊपर वाली पोजीशन दे दी गई, ठीक है, की पोजीशंस, राइट। अब जो कैप्टन है उसको इमीडिएटली प्रमोट करेंगे कर्नल। तो इस तरह से यंग एंड इनएक्सपीरियंस इंडियन ऑफिसर्स थे हायर पोजीशंस पे, जिनको कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं था। उसके साथ ही जो मैंने आपको बोला डॉक्ट्रिन एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, दे लैक डॉक्ट्रिन एंड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसके बाद हमने, आपको पता भी है कि 1962 में वी फेस्ड रिवर्सेस। ओके, और उसके बाद आप देखोगे चाइना बेसिकली इंट्रूड इनटू द तिब्बत, और उसके बाद अक्साई चीन, और जो अक्साई चीन बोलते हैं जो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी उनके पास है। तो दैट वाज अ ग्रेट लेसन वी लर्न कि हमें वी डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो अवर एनिमी। उसको बिल्कुल ही आपको ऐसे नहीं करना होगा कि उसका जो भी वो बोल रहा है उस पर यकीन कर लेना, राइट। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। फेज़ 2 में क्या होता है ये देखिए, सेकंड फेज़ में होता है 1988 तक फेज़ 2 रहेगा। अब 62 से 88 का हम ट्रेस करेंगे। 62 के बाद 65 हुआ, 1965 वॉर, ठीक है। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, बैटल ऑफ लोंगेवाला, राइट, इस तरह की सभी चीज़ें। 1971 वॉर देखा होगा, द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, उसके बाद आपने देखा होगा देयर वाज ऑपरेशन कैक्टस एंड ऑपरेशन पवन। कैक्टस आपका कहाँ था ऑपरेशन, मालदीव्स में जो कूप हो रहा था, और जो आपका ऑपरेशन पवन है वो भी बेसिकली डेड इन द श्रीलंका,
वी सेंट अ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। ओके, तो 1988 तक ये सभी चीज़ें हमने की। दैट इज़ द फेज सेकंड। तो इसमें कहीं आपको ये दिख रहा है कि इंडियन आर्मी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। यस, सो यही वो क्वेश्चन था, आपको ये चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करनी थी कि कब इंडियन आर्मी ने टाइमली एक्शन लिया, हमने रिटेलिएट किया, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इसमें दिखती हैं। 1984 में और क्या हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन को एक्वायर किया था इंडिया ने, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत इसमें मेंशन करना चाहिए। ओके, तो ये हुआ था हमारा फेज 2 के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारा एम्फोसिस किया मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी पे, मॉडर्नाइजेशन पे, और वी डिड सेंड IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका अंडर द ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में हमने चलाया टू बेसिकली काउंटर द कूप। 1988 में कूप होने वाला था मालदीव्स में, मिलिट्री वुड टेक ओवर मालदीव्स, बट इंडिया सेंड इट्स NSG और इंडिया ने पैरा कमांडो को वहाँ पे भेजा। ओके, now we need to understand 10 reason why Maldives is important for India. No doubt it's a island nation और इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है, राइट, और एक आइलैंड नेशन है। क्यों मालदीव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? पहला, करंट पैराडाइम में देखते हैं। ठीक है, करंट पैराडाइम में हम देखते हैं कि चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया। चाइना ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है काफ़ी पोर्ट्स में और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। ओके, इन दिस वे वी कैन से दैट मालदीव्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और उसके अलावा आप देखेंगे काफ़ी जो ट्रेड होता है, जो वर्ल्ड ट्रेड है, तो अराउंड 80 और 70% जो ट्रेड बाय वॉल्यूम वी सी दैट बेसिकली पासिस थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और जो बहुत ही करीब है किसके? मालदीव्स थे। तो मालदीव्स की जो पोजीशन है दैट इज़ जियोपॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दिस मालदीव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिया के अगर हिस्टोरिक टाइज देखोगे तो मालदीव्स के साथ बहुत हिस्टोरिक टाइज हैं, एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल, बहुत सारे हैं। और लार्जेस्ट एक्सपेटाइट कम्युनिटी हमारी यहाँ पे रहती है, कहाँ पे? अराउंड 25 इंडियन नेशनल्स लिविंग इन मालदीव्स। तो इतने सारे लोग हमारे मालदीव्स के अंदर हैं, राइट। ओके, तो ये सभी चीज़ें। उसके बाद देखोगे अभी एक स्पाई शिप्स थी, किसको पता है? स्पाई शिप बेसिकली डॉग्ड इन मालदीव्स रिसेंटली। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। whoever knows the name please mention in the comment कि कौन सी उस स्पाई शिप का नाम था। you can use this name in the your CAPF पेपर 2 आंसर राइटिंग में। ठीक है, अगर आपको वो वर्बेटम याद रहता दैट इज इंपॉर्टेंट, उसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइनीज स्पाई शिप थी जिसने यहाँ पे श्रीलंका में आई थिंक बेसिकली डॉक किया था, वो श्रीलंका में डॉक किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझे शायद वो मालदीव्स में लगा, सो सॉरी फॉर दैट। वो श्रीलंका में डॉक किया था, ठीक है। तो मालदीव्स में चाइनीज सबमरीन भी एक आप देखोगे, चाइनीज सबमरीन ने मालदीव्स में डॉक किया था बहुत बार, आप देखोगे, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पे आप देखोगे रिजेंटमेंट दिखाया कि यहाँ पे आप इंडिया के बहुत ही नियर चाइनीज सबमरीन का प्रेजेंस होना बहुत ही इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो चाइना के लिए बहुत बड़ा क्या होगा, एडवांटेज हो गया। उसके बाद आप देखोगे फेज़ 3 में क्या क्या किया हमने, मिड 1980s से हमने क्या क्या शुरू किया। जैसे आप देखोगे 80s के बाद से और 88 में जब इलेक्शन फ्रॉड हुआ, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, तो इंसर्जेंसी वहाँ पे शुरू होगी, कहाँ पे, कश्मीर के अंदर। उसके बाद देखोगे आप पंजाब में इंसर्जेंसी हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार हमने चलाया। नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम पे इंसर्जेंसी हाई पे थी। नक्सलिज्म 1967 में जब शुरू हुआ तो इस टाइम पे नक्सलिज्म भी बहुत था। तो इंडिया इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों से क्या था, अफेक्टेड था। नक्सलिज्म पीक पे था, इंसर्जेंसी जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हो चुकी थी और इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, ओके। उसके बाद आप देखोगे ऑर्गेनाइज क्राइम, ओके। उसके बाद आप देखोगे डिफरेंट वॉर्स विद अदर कंट्रीज़। तो इन सभी चीज़ों से इंडिया फिर भी सस्टेन किया। ये दिखाता है पावर ऑफ अ डेमोक्रेसी, पावर ऑफ आवर लीडरशिप, ठीक है, आवर रेजिलिएंट कैपेबिलिटी के वी विल फाइट बैक नो मैटर व्हाट, ओके। इसके बाद आप देखिए ऑपरेशन पवन हमने कैरिड आउट किया, जो मैंने बताया कि आपको श्रीलंका में हमने किया है। उसके बाद लो इंटेंसिटी हाइब्रिड वॉरफेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट। लो इंटेंसिटी हाइब्रिड वारफेयर का मतलब है प्रॉक्सी वार शुरू किया पाकिस्तान ने, कहाँ पे, कश्मीर में। उन्होंने देखा कि कन्वेंशनली इंडियन मिलिट्री इज़ वे सुपीरियर, वी कैन नॉट विन दिस कश्मीर। तो उन्होंने एक लो इंटेंसिटी हाइब्रिड वारफेयर शुरू किया, जिसको हम बहुत ही जनरली बोल देते हैं प्रॉक्सी वार, ओके। प्रॉक्सी वार का मतलब है स्टेट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो किसको, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहाँ पे करते हैं, ठीक है। कोई इक्का दुक्का टेररिस्ट उनको मिल गया तो उनको स्पॉन्सर करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी और फिर वहाँ पे उसको दे विल सेंड दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट इनटू द कश्मीर वैली, ओके।
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर हाइब्रिड मिलिटेंट, दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CAPF पेपर 2। हाइब्रिड मिलिटेंट करके आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो हाइब्रिड मिलिटेंट आपको लिखना है। व्हाट इज हाइब्रिड मिलिटेंट? इसका मतलब ये है कि पहले कभी इसके ऊपर कोई भी केस फाइल्ड नहीं हुआ है, ही बेसिकली डिड नॉट, और अभी तक इसने कोई ऐसा मेजर अटैक कैरिड आउट नहीं किया जिससे हम इसको बोल सकें ही इज़ एन टेररिस्ट, बट पैटी क्राइम्स में मिला है। ओके, तो हाइब्रिड मिलिटेंट का मतलब है इसको कोई टास्क दिया जाएगा, ही विल कैरिड आउट अ लोन वुल्फ अटैक और समथिंग, ग्रेनेड थ्रो करके, बाकी दोबारा क्या करेगा ये, ही विल बेसिकली रिवर्ट बैक कहाँ पे, जो उसकी नॉर्मल लाइफ है, ठीक है। अगर वो कहीं पे काम कर रहा है मैकेनिक शॉप पे, तो ये अटैक कैरिड आउट करेगा और वहाँ पे दोबारा जाके वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये है हाइब्रिड मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, उसके बाद आप देखिए कारगिल वॉर हुआ 1999 में, उसके बाद हमने देखा कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था उस टाइम पे। फिर हमने क्या किया, कारगिल रिव्यू कमेटी बिठाई, रिव्यू कमेटी ने बोला कि इंटेलिजेंस फेलियर है, नो डाउट, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हमें चाहिए, तो वन बॉर्डर वन फोर्स का यहाँ पे देखोगे माधव गोडबोले जो कमेटी थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक और कमेटी थी जो कि आपके बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और ये आप देखोगे माधव गोडबोले, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर इस कमेटी को चेयर किया था। तो इन्होंने बोला वन बॉर्डर वन फोर्स होनी चाहिए। फिर आप देखोगे SSB और ITBP और BSF, ओके, आसाम राइफल, ठीक है, तो इस हिसाब से वन बॉर्डर वन फोर्स का काम दिया गया। बट उसके बाद आप देखोगे दीज फोर्सेज आर ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डन, अब इनको इंटरनल सिक्योरिटी का भी काम दिया जाता है, बॉर्डर मैनेजमेंट का भी, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ना कुछ लूप होल्स इसमें क्रिएट हो गए हैं। ओके, सो ऑन द रिकमेंडेशन आप देखोगे फुल टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी अपॉइंटमेंट किया गया आफ्टर द कारगिल रिव्यू कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दिए। मैक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मल्टी एजेंसी सेंटर, इसमें आप देखोगे मल्टी एजेंसी सेंटर्स के अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग, BSF के पास कोई इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है कि दिस पर्सन बेसिकली इंट्रूड इन इंडिया, ऐसा कोई इंसर्जेंट आया है, तो आप कहाँ देंगे उसको रिपोर्ट को, मल्टी एजेंसी सेंटर में आप भेजेंगे। बाकी जो आपकी जो इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको वो क्या करेगी, पिकअप करेगी, शायद वो इंसर्जेंट दिल्ली में जा सकता है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी का ये काम हो गया कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइमली आपको इंटेलिजेंस मिलेगी, एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपको मिलेगी, तो दिस इज़ द वर्क ऑफ द MAC। ओके, ट्रायल सर्विस कमांड हमने कहाँ बनाई, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड को और क्या हम बोलते हैं, वी कॉल इट अंडमान निकोबार आइलैंड एज एन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NTRO क्या है, NTRO आपकी रॉ के अंदर एक डिजिटल इंटेलिजेंस विंग है, ठीक है। दो तरह की इंटेलिजेंस होती है आपकी, एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरी है आपकी डिजिटल इंटेलिजेंस, तो NTRO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद ये आप अगर ये थोड़ा सा मैप अंडरस्टैंड करेंगे, देखिए तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे ये है इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी बाय चाइना, इसको हम अक्साई चीन भी बोल देते हैं। ऑल्दो इट इज क्लेम्ड बाय इंडिया बट currently occupied by China, claimed by India, okay, but held by or occupied by China. POK basically claimed by India, held by China, राइट, तो ऐसा है यहाँ पे। उसके बाद ये कारगिल है और ये पूंछ सेक्टर है, ये जम्मू है, ये अमृतसर है, और यहाँ पे ये दिस इज़ अ काराकोरम पास, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। काराकोरम पास को अगर हम लूज़ करते हैं, इफ़ वी लॉस्ट काराकोरम पास, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना से डायरेक्ट क्या होगा, कनेक्टिविटी हो सकेगी। तो इंडिया के लिए, इंडिया की जो टेरिटरी है और इंटीग्रल जो आपकी सॉवरेनिटी है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाउ 2008 में क्या होता है, हम ट्रेस कर रहे हैं ना, दिस इज़ इन द फेज़ थर्ड में एक और चीज़ होती है जो कि एक वाटरशेड मूवमेंट होती है इंडिया के सिक्योरिटी सिनेरियो के अंदर। 26/11 अटैक, नोबडी थॉट कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है कि लोग समुद्र के रास्ते से इंडिया के अंदर आ सकते हैं। दैट वाज अ कम्प्लीटली फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो अटैक इन मुंबई हुआ 2008 के अंदर, 26/11 इसको बोलते हैं। NSG ने ऑपरेशन किया, ताज में अटैक हुआ था। ओके, तो इसके बाद आप देखोगे फेज़ 4 में क्या होता है।
फेज़ 4 में हम देखोगे कोर्स करेक्शन हमने किया, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया, फोर्सेस को ज़्यादा बजट एलोकेट किया, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, फोकस किया मैरीटाइम सिक्योरिटी पे। ओके, उसके बाद आप देखोगे ज़ीरो टॉलरेंस विद रिस्पेक्ट टू द टेररिज्म। हमने जब 2016 में यूरी अटैक हुआ, वी कैरिड आउट एन बेसिकली रिटेलिएशन। क्या रिटेलिएशन हमने वहाँ पे क्या किया, हमने आई थिंक वी कैरिड आउट अ सर्जिकल स्ट्राइक इन 2016। 2019 में आप देखोगे पुलवामा हुआ, वी कैरिड आउट अ बालाकोट एयर स्ट्राइक। ओके, सो जीरो टॉलरेंस, वी विल नॉट टॉलरेट, इंडिया विल रिटेलिएट एट द अप्रोप्रिएट लेवल, जो भी इनको ठीक लगेगा जिस हिसाब से। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देखोगे चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ, अब हम प्री एम्प्टिव अटैक करना शुरू कर दिया गया। प्री एम्प्टिव अटैक मतलब क्या है, प्री एम्प्टिव अटैक का मतलब ये है कि अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेररिस्ट लॉन्च पैड से मैनी ऑफ द टेररिस्ट विल कम इनटू इंडिया और कैन कम इनटू इंडिया, हम प्री एम्प्टिव पहले ही उसके इंडिया में इन्फ्लिक्ट करने से पहले ही हम क्या करेंगे, वी विल कैरिड आउट एन अटैक, दैट इज़ अ प्री एम्प्टिव, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। यही हमने किया कहाँ पे, बालाकोट एयर स्ट्राइक में। ओके, और ये हमारा दिखाता है रिएक्टिव स्टांस और असर्टिव पोस्चर ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू चाइना। ओके, 2017 और 20 में क्या हुआ, 2017 में ढोकलान हुआ, 20 में गलवान वैली हुआ। तो यहाँ पे आप दिखा देते हैं इमीडिएट एक्शंस बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। डज इट नॉट शो बेसिकली द टाइमली एक्शन प्लेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यही इसमें लिखना था, आप यहाँ पे मिस कर गए कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आप ये भी लिख सकते थे कि वी आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स द इंटीग्रेटेडनेस ऑफ द फोर्सेस, थिएटराइजेशन हो सकता है, CDS का हमने गठन किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत, इंडिजनाइजेशन पे हमने बहुत काम किया है। ओके, मेक इन इंडिया, कम ऑन मेक इन इंडिया। और उसके बाद फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको कहाँ इंडिया में बुलाने की बात हुई है। तो जॉइंट वेंचर की बात हुई है, रशिया से हमने जॉइंट वेंचर किया। आप प्लीज़ मेंशन कौन सी हम गन बना रहे हैं जो रशिया से जॉइंट वेंचर करके। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हमने बात की है। ओके, इन एडिशन टू दैट यहाँ पे जेंडर पैरिटी इंश्योर करने के लिए हमने परमानेंट कमीशन ऑल्सो गिवन टू द वीमेन, उनको कमांडिंग रोल देने की बात हुई है। ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी में द गेट्स बेसिकली आर ओपन फॉर द वीमेन ऑल्सो। ओके, और उसके बाद आप देखोगे सैनिक स्कूल में भी वीमेन की एंट्री हो चुकी है शुरू। उसके बाद देखोगे पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नया DMA बना है। ओके, ये भी है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमने बहुत देखोगे कोर्स करेक्शन किया है 2014 के बाद से। ठीक है, तो दिस इज़ इन द फेज़ 4। फेज़ 4 में और भी काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें ये ऐड हो सकता था, प्लीज़ कमेंट डाउन। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए और CAPF पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट डाउन, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।